कॉलेज की उस ठंडी और भारी सुबह में झनक के लिए जैसे पूरी दुनिया थम सी गई थी। वह प्रिंसिपल के केबिन में एक मुजरिम की तरह खड़ी थी, जबकि उसके सामने मेज पर रखा एक छोटा सा ज्योमेट्री बॉक्स उसकी किस्मत का फैसला बन चुका था। उसी बॉक्स में मिस्टी ने बड़ी चालाकी से नफरत से भरी पर्चियां छुपा दी थी, जिन्हें अब झनक के दामन पर दाग की तरह पेश किया जा रहा था। झनक की आंखों में डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसकी बेगुनाही की चमक साफ नजर आ रही थी। दुर्भाग्य यह था कि उसके सामने बैठा इंसान सिर्फ कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं था, बल्कि अर्शी का बरसों पुराना और वफादार दोस्त भी था। अर्शी ने अपने रसूख और पुरानी दोस्ती का फायदा उठाते हुए पहले ही फोन पर पूरी कहानी अपने हक में गढ़ दी थी। प्रिंसिपल की नजरों में झनक के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी। वहां सिर्फ एक सोची समझी साजिश की ठंडक थी। जब झनक ने कांपती आवाज में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, तो उसकी बातें केबिन की ऊंची दीवारों से टकराकर वापस लौट आईं, क्योंकि वहां सुनने वाला ही सबसे बड़ा गुनहगार बन चुका था। कॉलेज के सर्वर रूम में तकनीकी गड़बड़ी का बहाना बनाकर उसी वक्त की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई थी, जब मिस्टी झनक के बैग के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। सबूत मिटाने का यह खेल इतनी सफाई से खेला गया कि झनक के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक दिन का भी नहीं बचा। प्रिंसिपल ने कॉलेज के नियमों का हवाला देते हुए झनक को न सिर्फ रेस्टिकेट करने की धमकी दी, बल्कि उसे पुलिस के हवाले करने का भी मन बना लिया। अर्शी वहां एक विजेता की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में झनक की बर्बादी का जश्न साफ झलक रहा था। पूरे कॉलेज में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी कि नूतन की बेटी, जिसे अब तक एक मेधावी छात्रा माना जाता था, असल में एक धोखेबाज है। गलियारों में कानाफूसी, नफरत भरी नजरें और फुसफुसाहटें झनक का पीछा कर रही थी। अनिरुद्ध जब कॉलेज पहुंचा तो उसकी हालत काट मार जाने जैसी हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी पत्नी अर्शी की बातों पर भरोसा करे या उस झनक पर, जिसे उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। अर्शी ने अनिरुद्ध के सामने सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि उसकी जुबान पर ताला लग गया। नकली हैंडराइटिंग रिपोर्ट्स, जाली दस्तावेज और प्रिंसिपल की गवाही ने हालात और भी जहरीले बना दिए। झनक इस तूफान के बीच अकेली खड़ी थी, जहां हर कोई उसे पत्थर मारने के लिए तैयार बैठा था। तभी कॉलेज के गेट पर पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। एसपी ऋषि की एंट्री ने पूरे माहौल को और भी गंभीर बना दिया। ऋषि, जो झनक का अतीत भी था और वर्तमान में अदिति का पति भी, जब अपनी वर्दी की रौब के साथ प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुआ, तो सबकी सांसें थम गईं। अर्शी को लगा कि अब उसकी जीत पर पक्की मोहर लगने वाली है, क्योंकि उसके सामने रखे गए तथाकथित सबूत झनक को गुनहगार साबित करने के लिए काफी थे। लेकिन ऋषि ने कमरे में कदम रखते ही सबसे पहले झनक की उन सूजी हुई आंखों को देखा, जो खामोशी से इंसाफ की भीख मांग रही थी। प्रिंसिपल बड़े आत्मविश्वास से डिलीटेड फुटेज और सिस्टम से छेड़छाड़ का आरोप झनक पर डालने लगा। तभी ऋषि का पुलिसिया दिमाग उन बारीकियों को पकड़ने लगा, जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर रहे थे। उसने पर्चियों को हाथ में लिया और कागज की क्वालिटी, स्याही और लिखावट को गौर से देखने लगा। वहां कुछ ऐसा था जो कहानी से मेल नहीं खा रहा था। प्रिंसिपल बार बार ऋषि को उकसा रहा था कि झनक को तुरंत गिरफ्तार किया जाए ताकि कॉलेज की गरिमा बनी रहे। अर्शी ने अदिति को भी वहां बुला लिया, ताकि वह देख सके कि उसकी मां ने झनक का रास्ता कैसे हमेशा के लिए साफ कर दिया है। अदिति के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो उसे अपनी मां की इस चाल का अंदाजा हो, लेकिन वह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पूरे कॉलेज प्रशासन ने झनक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यहाँ तक कि वे शिक्षक भी, जो कभी झनक की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे थे। झनक की हिम्मत टूटने लगी थी। उसे लग रहा था कि शायद आज उसकी मां नूतन का नाम और उसका अपना अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। तभी ऋषि ने अचानक अपनी टीम को आदेश दिया कि कॉलेज के पूरे डिजिटल रिकॉर्ड्स तुरंत फ्रीज किए जाएं। उसकी नजरें जब प्रिंसिपल से मिली, तो अर्शी के पसीने छूटने लगे। ऋषि समझ चुका था कि जहां सबूत इतनी आसानी से गढ़े जाएं, वहां दाल में कुछ काला जरूर होता है।
ऋषि ने सबको केबिन से बाहर भेज दिया और खुद ज्योमेट्री बॉक्स की बारीकी से जांच करने लगा। तभी उसकी नजर बॉक्स के एक कोने में फंसे एक छोटे से धागे पर पड़ी। यह धागा झनक की ड्रेस का नहीं, बल्कि मिस्टी की उस खास कफ का हिस्सा था जो उसने उस दिन पहना था। ऋषि ने चुपचाप अपनी डायरी में नोट किया और बाहर आ गया। झनक की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण जगी जब ऋषि ने उसका नाम पुकारा और गिरफ्तारी की बजाय उसे सुरक्षा देने के लिए आगे बढ़ा। कॉलेज के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो चुकी थी, जिसे झनक को बदनाम करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन अब वही मीडिया अर्शी और प्रिंसिपल की नजदीकियों पर सवाल उठाने लगी थी। ऋषि ने फैसला किया कि वह इस केस की जांच अपने तरीके से करेगा और झनक को जेल नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा में रखेगा। अर्शी ने हंगामा किया, लेकिन ऋषि ने कानून के दायरे में रहते हुए अपना अधिकार दिखा दिया। सरकारी क्वार्टर में झनक अकेली बैठी अपनी मां की तस्वीर देख रही थी। तभी ऋषि हाथ में खाने की प्लेट लेकर अंदर आया। उसने कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उसे झनक की खामोशी पर भरोसा था। उसी रात उसने पर्चियों को गुप्त फॉरेंसिक लैब भेज दिया। अगली सुबह मिली शुरुआती रिपोर्ट ने ऋषि के शक को मजबूत कर दिया। स्याही, कागज और लिखावट झनक से मेल नहीं खा रही थी। सारे सुराग मिस्टी की तरफ इशारा कर रहे थे। जब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी, तो कॉलेज में हड़कंप मच गया। रीओपनिंग डे पर ऋषि झनक को साथ लेकर कॉलेज पहुंचा। मीडिया, छात्र और प्रशासन सब मौजूद थे। हॉल में सन्नाटा पसर गया जब ऋषि ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, पेन ड्राइव और बाहर के कैमरे की फुटेज पेश की। मिस्टी और अदिति की साजिश उजागर हो चुकी थी। प्रिंसिपल टूट गया और उसने अर्शी के दबाव में झूठी रिपोर्ट बनाने की बात कबूल कर ली। मिस्टी रोते हुए सच उगलने लगी। झनक की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू अब बेप्सी के नहीं, बल्कि इंसाफ के थे। पूरी दुनिया जो उसके खिलाफ खड़ी थी, अब उसके सामने शर्मिंदा नजर आ रही थी। अर्शी की हार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यह सिर्फ पहले हिस्से का अंत था, जहां झनक की बेगुनाही की पहली किरण फूटी थी और आगे की जंग अभी बाकी थी। अदिति उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी, मानो वह उससे कोई सहारा मांग रही हो, लेकिन अनिरुद्ध ने चुपचाप अपनी नजरें फेर ली। उस एक पल में अदिति को यह एहसास हो गया कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसी बीच ऋषि ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए झनक को पूरी तरह निर्दोष साबित करवा दिया और कॉलेज रिकॉर्ड्स में उसकी छवि को दोबारा सम्मान के साथ बहाल करा दिया। पूरे कॉलेज में झनक का नाम फिर से गर्व के साथ लिया जाने लगा, लेकिन यह जीत अधूरी थी क्योंकि कहानी यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। अर्शी ने हार मानने के बजाय एक और खतरनाक खेल खेलने का फैसला कर लिया था। उसने चुपके से अपने फोन से किसी अनजान शख्स को मैसेज किया और झनक को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश के दूसरे हिस्से को सक्रिय कर दिया। जैसे ही झनक कॉलेज से बाहर निकली, एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी ओर बढ़ी। सब कुछ सेकंड में हुआ। ऋषि ने खतरे को भांपते ही झनक को जोर से धक्का देकर बचा लिया। गाड़ी तेज रफ्तार में पास से निकल गई और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में ऋषि खुद बाल बचा। अब यह साफ हो चुका था कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। ऋषि को यकीन हो गया कि इसके पीछे अर्शी का ही हाथ है। अनिरुद्ध ने जब यह सब देखा तो उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने फैसला कर लिया कि वह अब अर्शी के साथ एक पल भी नहीं रहेगा। उसने अर्शी को साफ शब्दों में तलाक देने और झनक को अपने साथ रखने की बात कह दी। बोस हाउस में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो रिश्तों की नींव हिला देने वाला था। अर्शी की आंखों में अब पछतावे की जगह पागलपन उतर आया था। वह झनक की जान लेने पर आमादा थी। ऋषि ने झनक को अपने करीब खींचकर भरोसा दिलाया कि जब तक वह वर्दी में है, कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन झनक के मन में ऋषि के लिए दबा हुआ पुराना प्यार फिर से जाग उठा, जिसे उसने सालों पहले हालात के आगे दबा दिया था। दूसरी ओर अदिति ने जब अपने माता पिता को अलग होते और अपने पिता को झनक का साथ देते देखा तो उसकी नफरत और गहरी हो गई।
उसे लगने लगा कि झनक ने न सिर्फ कॉलेज में उसका नाम खराब किया बल्कि उसका परिवार भी उससे छीन लिया। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अर्शी पुलिस की पकड़ से बचने के रास्ते खोजने लगी और झनक की जान पर खतरा लगातार मंडराने लगा। कॉलेज के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अर्शी को एहसास हो गया था कि कानून अब उसके पीछे है, इसलिए उसने अपनी हार को एक खौफनाक मोड़ देने की ठान ली। बोस हाउस में उस रात रिश्तों की हर मर्यादा टूट गई। अनिरुद्ध ने अर्शी के लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और साफ कहा कि जिस औरत ने एक मासूम बच्ची का भविष्य बर्बाद करने की कोशिश की, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाते जाते अर्शी ने बदले की आग में जलते हुए धमकी दी कि वह झनक को कभी चैन से नहीं जीने देगी। अदिति अपनी मां के इस अपमान को सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका अपना पिता उसे छोड़कर झनक के पक्ष में खड़ा हो गया है। गुस्से और नफरत में अदिति ने ऋषि पर भी आरोप लगाए और कहा कि वह वर्दी की आड़ में अपनी पुरानी मोहब्बत को बचा रहा है। लेकिन ऋषि का इरादा अडिग था। उसने अदिति को साफ चेतावनी दी कि अगर वह अपनी मां के अपराधों में शामिल पाई गई तो कानून उसे भी नहीं छोड़ेगा। इसी दौरान झनक पर हमला करने की एक और कोशिश हुई, लेकिन इस बार ऋषि ने वक्त पर पहुंचकर हमलावरों को काबू में कर लिया। अपनी जान जोखिम में डालते हुए ऋषि को लड़ते देख झनक फूट फूट कर रो पड़ी और उसे गले लगा लिया। दूर खड़ी अदिति ने यह सब देख लिया और उसकी नफरत ने और विकराल रूप ले लिया। उसने अपनी मां को फोन कर दिया और झनक को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कह दी। मां बेटी ने मिलकर अनिरुद्ध के खिलाफ अदालत में केस दायर कर दिया और उसे मानसिक रूप से अस्थिर साबित करने की कोशिश की। जब अनिरुद्ध को कोर्ट का नोटिस मिला तो वह अंदर से टूट गया। उसे लगने लगा कि उसकी अपनी बेटी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। ऋषि ने अब यह ठान लिया कि वह इस कानूनी लड़ाई में भी झनक और अनिरुद्ध के साथ खड़ा रहेगा। उसने अर्शी के पुराने राज खंगालने शुरू किए और उसे पता चला कि नूतन के खिलाफ भी कभी ऐसी ही साजिश रची गई थी। धीरे धीरे अर्शी का असली चेहरा सामने आने लगा। आखिरी दांव चलते हुए अर्शी ने झनक को एक पुरानी फैक्ट्री में मिलने बुलाया और धमकी दी कि अगर वह शहर नहीं छोड़ेगी तो वह अनिरुद्ध को मार देगी। झनक बिना किसी को बताए वहां पहुंच गई, लेकिन ऋषि भी उसका पीछा कर रहा था। अंधेरी फैक्ट्री में अर्शी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ी थी और झनक घुटनों पर बैठकर अनिरुद्ध की सलामती की भीख मांग रही थी। जैसे ही अर्शी ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, अदिति वहां पहुंच गई और अपनी मां को रोकने लगी। छीनापटी में गोली चल गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सौभाग्य से गोली किसी को नहीं लगी। ऋषि ने तुरंत अर्शी को काबू में कर लिया और हथकड़ी पहना दी। अदिति उस दृश्य को देखकर टूट चुकी थी। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी मां की नफरत कितनी खतरनाक थी। बाद में यह भी खुलासा हुआ कि नूतन की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि अर्शी की साजिश थी। सबूतों के सामने आने के बाद अर्शी को लंबी सजा सुनाई गई। अदिति ने झनक से माफी मांगी और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का फैसला किया। अनिरुद्ध ने झनक को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने किए का प्रायश्चित किया। झनक ने संपत्ति ठुकरा दी और सिर्फ अपने नाम और मां के सम्मान की मांग की। कहानी के अंत में ऋषि और झनक एक नई शुरुआत के साथ खड़े थे। बोस हाउस में अब नफरत नहीं बल्कि सुकून और सम्मान की गूंज थी। झनक की यह जीत सिर्फ उसकी नहीं थी बल्कि हर उस इंसान की जीत थी जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर हालात से लड़ने की हिम्मत रखता है।